तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर, हमारे जेआर कॉलेज चैनल के ऊपर हम लोग हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक नया बैच ला चुके हैं। सही है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस वापस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। वापस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोग ने हमारा जो मेन चैनल था, जेआर ट्यूटोरियल्स वाला चैनल था, उस पर आप लोगों को पढ़ा रखा है। सही है। तो जिनको आगे की वीडियोस भी देखनी है, जिनको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना वो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है। और जिसको इस नए बैच से पढ़ना है वो यहां से भी चीजें पढ़ सकता है। रेगुलरली आप लोग के लिए नए नए वीडियोस, नए नए सब्जेक्ट के आते रह रहे हैं। सही है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और हम लोग ने हमारी 11th बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया था लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया। और ऑलरेडी इसके देखो 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये 7वां लेक्चर है। लेसन बहुत ज्यादा खिंच चुका है ना, बहुत ज्यादा लेक्चर्स आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ लेक्चर्स में खत्म होने वाला है चैप्टर, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट इसके एंड तक आ चुके हैं। सही है। इतना बड़ा ये चैप्टर वैसे भी था ही है। सही है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम लोग बहुत सारे फाइलम्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके हैबिटाट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कौन सा ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, सही है, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खाना खाते हैं, कैसा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चरों से। सही है। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखो इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर है ना हमारा, ये मेनली फोकस होगा बच्चों वर्टिब्रेटा के ऊपर। ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं ना, उन्हीं के ऊपर मेनली ये लेक्चर क्या होगा, फोकस्ड होगा। उसके अंदर और कौन से सब डिविजन्स है और कौन सी चीजें उसके अंदर है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सही है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलेंगी। अगर आप लोग के भाई बहन भी होंगे 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें वहां पे डाली जा रही हैं। तो इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना अपने फोन में, प्ले स्टोर के ऊपर से जाके आप लोग को मिल जाएगा। सही है। अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई बातें करनी है, तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर नहीं पसंद आता तो वही बता देना कि कौन सी चीज में मैं इंप्रूव कर सकता हूं, ताकि मैं अब मेरी टीचिंग और थोड़ी सी बेटर हो जाए। क्लियर है। तो आज जरूर से जाना और मुझे यहाँ पे अपनी अच्छी अच्छी चीजें बता देना जरूर से। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया हुआ था कि किंगडम एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम है। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कि 2 अलग अलग सब किंगडम में टूटा हुआ है। एक है नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। नोटोकॉर्ड मैंने आपको क्या बताई थी, नोटोकॉर्ड एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है, एक शेप देता है, एक पोस्चर देता है। समझ रहे हो। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेटा में एक्चुअल में 10 फाइलम है। ठीक है। नॉन कॉर्डेटा में कितने फाइलम है, टोटल 10 फाइलम है। कौन कौन से, देखो पॉरीफेरा है, नाइडेरिया है, टेनोफोरा है, प्लाटीहेल्मिंथस, एस्केलहेल्मिंथस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा है, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट कौन सा है हमारा, कॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेटा का फाइलम है। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपके 10 फाइलम है, ठीक है, ये जो 10 फाइलम है, ये पूरे फाइलम, ये और ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ये नॉन कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड जैसा कोई भी स्ट्रक्चर मिलता नहीं है। हालांकि ये जो हेमिकॉर्डेटा था ना, इसके पास एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, उसे स्ट्रोमोकॉर्ड कहा जाता था, उसे हॉलो स्ट्रोमोकॉर्ड कहते थे हम लोग। सही है। वो नोटोकॉर्ड जैसा पहले लगता था साइंटिस्टों को कि यार ये तो नोटोकॉर्ड है, तो पहले इस हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में ही रखा जाता था। पर बाद में पता चला कि यार इसका नोटोकॉर्ड, जो कि सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड है, वो क्या है, हॉलो है अंदर से। बट नोटोकॉर्ड एक्चुअल में हॉलो नहीं होता। एक्चुअल में जो नोटोकॉर्ड है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से फिल्ड होता है अंदर से। बट इसका नोटोकॉर्ड क्या था, खाली था। तो इसको अलग ही फाइलम बना दिया गया और इसको नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप में भेज दिया गया। सही है। तो हम लोग ने ये सारे के सारे फाइलम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। सही है। आप लोग को देखे होंगे लास्ट वाले लेक्चर्स, अगर नहीं देखे होंगे तो क्या कर रहे हो यार, देख लो जाके फटाक से पिछले वाले लेक्चर्स। मैंने सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा के रख दिया है। सही है। आज हम लोग कॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे, और कॉर्डेटा ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि कॉर्डेटा आके चल के 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। कॉर्डेटा खुद ही एक फाइलम है। सही है। तो कॉर्डेटा आगे चल के 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। यहीं पे बना देते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है। जो कॉर्डेटा है वो आगे चल के 3 सब फाइलम में डिवाइड है। एक है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, एक है यूरोकॉर्डेटा, फिर एक है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, याद आ रहा है, सेफेलोकॉर्डेटा, और एक है आपका वर्टिब्रेटा।
सही है, ठीक है। तो आपका कॉर्डेटा आगे चल के 3 और सब फाइलम में डिवाइड हो रहा है। हम लोग को पता है ना, हम लोग ऐसे ग्रुप पढ़ते हैं कि सबसे पहले सबसे ऊपर किंगडम आता है, फिर किंगडम के नीचे सब किंगडम आता है, फिर सब किंगडम के नीचे फाइलम्स आते हैं, पढ़े हैं ना हम लोग। फिर फाइलम के बाद सब फाइलम, फिर डिवीजन आता है, फिर उसके बाद क्लासेस आते हैं, फिर सब क्लास आते हैं, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा था सेकंड लेसन में, आई गेस। सही है। तो वहां पे उसके हिसाब से ये जो आपका फाइलम है ये और 3 छोटे छोटे सब फाइलम में टूट जाता है, ठीक है। 3 सब फाइलम में टूटा हुआ है। सबसे पहला कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, यूरोकॉर्डेटा उन कॉर्डेट्स को कहा जाता है जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और टेल में भी अडल्ट बॉडी के टेल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनका जो लार्वा होता है ना, उस लार्वे के टेल में क्या प्रेजेंट होता था? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता था। सही है, इन यूरोकॉर्डेटा में। तो पहले पहले तो इनको बोला जाता था इनको क्यों रखा जा रहा है, पर इसने क्या बोला कि यार देखो जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा में रहेगा। अब तुमने तो ये नहीं बोला ना कि अडल्ट में होगा या लार्वा में होगा, तो मेरे लार्वा में नोटोकॉर्ड है तो मुझे किस में डालो भैया? कॉर्डेटा में डालो। तो ये कॉर्डेटा से बिलोंग करता है बिकॉज इसके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड होता है। दैट्स व्हाई इसको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। यूरो का मतलब ही होता है बच्चों टेल, ठीक है। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? नोटोकॉर्ड। मतलब जिसके टेल में नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। क्लियर है। फिर हम लोग ने बात की थी हमारा दूसरा सब फाइलम, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। आप देखो सिफेलोकॉर्डेटा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एनिमल है जिसके पूरे के पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड फैला हुआ है, ठीक है। बड़ा सा नोटोकॉर्ड इसके बॉडी में प्रेजेंट है, बट बहुत ही छोटी सी फाइलम है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना बहुत ही छोटी सी फाइलम है। बहुत ही छोटी सी फाइलम इसलिए क्योंकि देखो एक्सक्लूसिवली मरीन है। मैंने आप लोग बताया था सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं? ये मरीन वाटर में मिलते हैं, और आपको बाहर कहीं फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो सारी की सारी ये दोनों मरीन है, बट ये क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन। ये आपको कहां मिलेंगे? मरीन वाटर में ही सिर्फ मिलेंगे। काफी छोटी सी फाइलम है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा की कहानी थोड़ी सी आप जो हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन बताया था वर्टिब्रेटा का, सही है। वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूं तो वर्टिब्रेटा का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है, जो सब फाइलम है, वो भी आगे चल के और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। देखो आगे चल के हमको बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यार, दिया हुआ है बुक में तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो वर्टिब्रेटा है ये अगेन 2 क्लास में टूटता है। 2 क्लास नहीं बच्चों, 2 डिवीजन में टूटता है, ठीक है। माय मिस्टेक। ये आपका जो सब फाइलम, दिस इज द सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये आगे चल के 2 और डिवीजन में टूटता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? डिवीजन ए ग्नाथा या फिर ए ग्नाथोस्टोमेटा। ए ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। इसे ए ग्नाथा भी बोला जाता है। और एक और है ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। ग्नाथोस्टोमेटा क्या मतलब है? देखो ग्नाथो का मतलब क्या होता है? देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्नाथो, ये जो वर्ड है ना, ग्नाथो का मतलब होता है बच्चों जॉ, ठीक है। ग्नाथो का मतलब क्या होता है? जॉ। ये जो जबड़े होते हैं ना, जबड़े, जैसे हमारा एक अपर जॉ है, लोअर जॉ है, वैसे ही जॉस, ठीक है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास ये जबड़े प्रेजेंट होते हैं ना, वो किसके अंदर आते हैं? ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा मतलब क्या? देखो स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। जैसे प्लांट के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग स्टोमेटा बोल देते हैं, वैसे ही कि कोई भी एक ओपनिंग को आप स्टोमेटा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमेटा का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टोमेटा का मतलब है हमारा माउथ, सही है। तो माउथ भी तो एक टाइप की ओपनिंग है हमारे बॉडी की, सही है। तो हमारा माउथ के अंदर, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के माउथ के अंदर जॉस प्रेजेंट होंगे, मतलब जबड़े प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ग्नाथोस्टोमेटा मतलब समझा? ग्नाथोस्टोमेटा मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा एनिमल जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास जबड़े प्रेजेंट है। वहीं ए ग्नाथोस्टोमेटा की बात करो, देखो ग्नाथोस्टोमेटा का मीनिंग वही है, यानी जॉ वाला ऑर्गेनिज्म। ए का मतलब होता है नॉन, मतलब जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, नो जॉ, ठीक है। नो जॉ, नॉन से अच्छा लिख दो नो जॉ, एन मिटा दो, ओके एक सेकेंड, ये एन मिटा दो, ठीक है। मिट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? नो जॉ मतलब जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है वो किसके अंदर आ जाएंगे? ए ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर आ जाएंगे। अब भैया जॉस पे और जॉ नहीं होने पे इतना ज्यादा क्यों फोकस किया गया, ठीक है? इतना ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है भैया? जिसके पास जॉ आ गया वो इतना ज्यादा क्या शूरवीर हो गया, ठीक है। जिसके पास जॉ नहीं है उसको इतना ज्यादा क्यों हम लोग ने डाउनग्रेड किया? देखो सिंपल सी बात है, जॉ होने से ना हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, ठीक है। हम अगर जॉ है हमारे पास तो हम अपने माउथ को ऐसा खोल सकते, बंद कर सकते,
जिसके वजह से हम लोग कोई भी चीज का बाइट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखा ना, शार्क होती है, शार्क बाइट कर लेती है हम लोग को, सही है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो एगनाथोस्टोमेटा में आते हैं, ये बाइट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके पास माउथ तो प्रेजेंट होगा, माउथ में टीथ तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके पास दांत प्रेजेंट होंगे, पर इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसके वजह से अपने माउथ को ज्यादा हिला डुला नहीं पाते, ठीक है। थोड़ा भी अपने माउथ को हिला नहीं पाते, जिसके वजह से ये जनरली ऑर्गेनिज्म सकर होते हैं, ठीक है। दे हैव द सकर्स, मतलब ये जनरली क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैच हो जाएंगे, सही है, और उनका खून सक करने लगेंगे, समझ रहे हो। तो मतलब दे आर सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैंग्विवोरस कहा जाता है, तो जो ब्लड सक करते हैं, सही है, ब्लड सक करने वाले ऑर्गेनिजम्स को सैंग्विवोरस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जनरली दे आर सैंग्विवोरस, सही है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ सक करते हैं। वही अगर आपके पास जॉ आ गए बच्चों, ठीक है, अगर आपके पास जॉ आ गए तो आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर सकते हो, सही है। आप लिक्विड तो खा ही सकते, लिक्विड तो पी ही सकते हो, लेकिन साथ साथ में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप बाइट ले सकते हो, एप्पल खा सकते हो, मतलब दुनिया भर की चीजें, मतलब आप लोग के लिए, आपके लिए दुनिया भर का न्यूट्रिशन खुल गया। अब इतिहास गवाह रहा है बच्चों, जिस ऑर्गेनिज्म के पास या फिर जिस भी एनिमल के पास ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, सही है। उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी। इसके पास इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, तो इसके पास एनर्जी भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, कम एनर्जी है। इसके पास न्यूट्रिशन लेने के, हैबिटेट लेने के तरीके ज्यादा है, तो इसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, एवोल्यूशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा होता है, समझ रहे हो। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन ज्यादा होता है, और वो ज्यादा बेटर ऑर्गेनिज्म, ज्यादा बेटर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जॉ, समझ रहे हो। तो ये जॉ कितना इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के अंदर, सही है। अगर जॉज नहीं होते तो एवोल्यूशन बहुत ही स्लो होता, समझ में आ रही बात। दैट्स व्हाई इनका एवोल्यूशन, जो गैनाथोस्टोमेटा वाले ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, इनका एवोल्यूशन ज्यादा फास्ट हुआ है, ठीक है। ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको गैनाथोस्टोमेटा में देखने मिलेंगे। एक गैनाथोस्टोमेटा में सिर्फ एक क्लास है बच्चों, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब मैंने भी आप लोगों को बताया, स्टोमेटा का मतलब क्या है, माउथ। साइक्लो का मतलब क्या होता है, राउंड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, साइक्लो अल्केन, साइक्लो ये, साइक्लो वो। साइक्लो मतलब क्या, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, गोला वाला स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो इनका जो माउथ होता है ना, वो कुछ साइक्लिक होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे दांत लगे होंगे, ऐसे बहुत सारे दांत लगे होंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये अपना मुंह ज्यादा हिला डोला नहीं सकते। ये सिर्फ एक ही क्लास है किसके अंदर, आपके गैनाथोस्टोमेटा के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं गैनाथोस्टोमेटा की, गैनाथोस्टोमेटा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्लास के ऑर्गेनिजम्स है। आओ बात करते हैं। इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे और डिवीजन दिखाने, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं गैनाथोस्टोमेटा की बात करूं तो गैनाथोस्टोमेटा वापस 2 सुपर क्लास में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो यार इतनी सारी चीजें दी हुई हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 2 सुपर क्लास में डिवाइडेड है। सुपर क्लास मतलब जो क्लास से भी एक बड़ा है, ठीक है, क्लास से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म सुपर क्लास, एक ग्रुप है, क्लास से बड़ा ग्रुप सुपर क्लास, ठीक है। 2 सुपर क्लास है, एक है पाइसेस, एक है पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है, और एक है सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है, एक है सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्या है दोनों में डिफरेंस, देखो दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि इनके पास, इनके जो अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस समझते हो, जो भी आपका नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल बॉडी है, उस नॉर्मल बॉडी से जो भी बाहर निकला हुआ है वो अपेंडेजेस है। जैसे आपके इस बॉडी से हाथ बाहर निकला हुआ है तो आपका हाथ एक अपेंडेजेस है, आपके इस बॉडी से पैर बाहर निकले हुए हैं तो पैर एक अपेंडेजेस है, ठीक है। कॉकरोचेस में एंटीना निकला हुआ रहता है, एंटीना रहता है उनके बॉडी में, तो एंटीना एक अपेंडेजेस है, समझ रहे हो। तो आपके बॉडी से जितनी भी चीजें बाहर निकली हुई हैं वो क्या है, अपेंडेजेस है, सही है। इनका जो अपेंडेजेस है, पाइसेस का अपेंडेजेस है ना, वो बच्चों फिन्स के रूप में रहता है। फिन समझते हो ना, ठीक है, जिससे वैसे तैर पाते, देखा होगा ना आप लोग ने। मान लो ऐसी मछलियां हैं, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे ऐसे फिन्स लगे होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं, सही है। तो ये दीज आर द फिन्स। पाइसेस मतलब क्या, पाइसेस जनरली जो फिन्स होती है ना, सॉरी फिन्स बोल रहा हूं, जो फिशेस होती है, ठीक है, जो मेन फिशेस होती है ना, जितनी भी दुनिया में फिशेस है वो सारी की सारी फिशेस किसके अंदर आती हैं, सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आती हैं, ठीक है। पाइसेस के अंदर दुनिया की सारी ट्रू फिश इंक्लूड हैं। ट्रू फिश क्यों बोल रहा हूं, देखो बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स थे जो फिश नहीं थे, बट उनको हम लोग ने नाम फिश दे दिया था।
जैसे स्टारफिश, याद है स्टारफिश इखाइनोडर्मेटा, स्टारफिश क्या थी, स्टारफिश इखाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती थी, वो तो नहीं पाइसेस से बिलोंग करती, पर उसका नाम क्या है स्टारफिश, एक्चुअल में वो कोई फिश नहीं है। उसके बाद डेविल फिश, ठीक है, और जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं ना, ऑक्टोपस इज अ डेविल फिश, तो वो किससे बिलोंग करता है, मॉलुस्का से बिलोंग करता है, वो पाइसेस से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कुछ कुछ को हम लोग ने नाम दे दिए हैं फिशेस के, बट वो एक्चुअल में फिशेस नहीं है। जो ट्रू फिश है, ठीक है, जो ट्रू फिश है वो किससे बिलोंग करते हैं, सुपर क्लास पाइसेस से बिलोंग करते हैं, सही है। तो इनके पास जो अपेंडिजेस है, समझ रहे हो, इसके पास जो अपेंडिजेस है वो क्या है, फिन्स के रूप में है। जिसके पास भी फिन्स वाले अपेंडिजेस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, पाइसेस के अंदर आएंगे। और जिनके पास भी अपेंडिजेस लिम्ब्स के फॉर्म पे होंगे, लिम्ब्स, लिम्ब समझते हो, हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर समझते हो ना, लिम्ब्स, ठीक है, तो जिसके पास भी लिम्ब्स के फॉर्म में इसके अपेंडिजेस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, टेट्रापोडा। अब देखो टोटल 4 लिम्ब्स होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। जो आगे वाले लिम्स है, जैसे मेरे ये आगे वाले लिम्स है, समझ रहे हो, या फिर कैट को देख लो, कैट इमेजिन करो, कैट के 2 आगे वाले पैर, कैट के 2 पीछे वाले पैर, तो जो आगे वाले पैर होंगे, ठीक है, उसे कहते हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब क्या, आगे वाला लिम्ब, और पीछे वाले जो 2 पैर है उसे बोलते हैं हाइंड लिम्ब। तो 2 आगे 2 फोर लिम्ब, 2 हाइंड लिम्ब, टोटल कितने लिम्ब है, 4 लिम्ब है। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब समझ, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर या फिर लिम्स या फिर अपेंडेजेस, समझ रहे हो, अपेंडेजेस मतलब क्या, पोडा, ठीक है, पोडा मतलब अपेंडेजेस, टेट्रा मतलब क्या, 4। तो जिसके पास 4 अपेंडेजेस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, टेट्रापोडा के अंदर आएंगे। और जिसके पास अपेंडेजेस नहीं है, जिसके पास फिन्स हैं, वो किसके अंदर आएंगे, दैट इज पाइसेस के अंदर आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये 2 सुपर क्लास है जो कि किसके अंदर है, दैट इज गैनाथोस्टोमेटा के अंदर। गैनाथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है। अब देखो आपका ये जो पाइसेस है, इस पाइसेस के अंदर बच्चों 2 क्लास पढ़नी है हम लोग को, ठीक है, इस पाइसेस के अंदर हम लोग को 2 क्लास पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक है ठीक है कॉन्ड्रिकाइथिस, ठीक है, एक है कॉन्ड्रिकाइथिस। कॉन्ड्रिकाइथिस पढ़ लो, कॉन्ड्रिकाइथिस इसका प्रोनाउंसिएशन असली है, बट आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो आपको एग्जाम में चीजें लिखनी है, आप लोग को प्रोनाउंसिएशन तो देना नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रीड करो कि आपको स्पेलिंग याद हो, ठीक है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्ड्रिकाइथिस, ठीक है। तो एक क्लास है आपकी कॉन्ड्रिकाइथिस और एक है आपकी ऑस्टियोकाइथिस। ऑस्टियो ही है, एक सेकंड देखने दो, हाँ ऑस्टिकाइथिस, सॉरी ऑस्टिकाइथिस, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक है आपकी कॉन्ड्रिकाइथिस, एक है आपकी ऑस्टिकाइथिस। ये 2 क्लासेस किसके अंदर है, पाइसेस के अंदर है, ठीक है। 2 क्लासेस किसके अंदर है, पाइसेस के अंदर। पाइसेस क्या है, सुपर क्लास, और इस सुपर क्लास के अंदर क्या है, 2 क्लास है। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। फिर सब फाइलम के अंदर डिवीजन है, एक गैनाथोस्टोमेटा और गैनाथोस्टोमेटा इज अ डिवीजन, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, इट इज अ डिवीजन, समझ रहे हो, यहां पे नहीं लिखा मैंने, लिख देना यहां पे भी, इट इज अ डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या है, डिवीजन है। फिर डिवीजन से आगे चल के सुपर क्लास है, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, समझ रहे हो। फिर सुपर क्लास के अंदर क्लास है, ठीक है। सुपर क्लास के अंदर क्या है, क्लास है। तो एक क्या है आपका कॉन्ड्रिकाइथिस, ठीक है, और एक क्या है आपका ऑस्टिकाइथिस। क्लियर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों ही फिश है, दोनों ही फिश है, देखो कॉन्ड्रिकाइथिस भी फिश है और ऑस्टिकाइथिस भी फिश है, बट डिफरेंट ये है इनका एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन समझते हो ना, ऐसा स्केलेटन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, हमारा स्केलेटन है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, बोन्स है, हमारे हाथों में बोन्स है, पैरों में बोन्स है, हर जगह बोन ही बोन है, सही है। तो इनके और इनके में सिर्फ एंडोस्केलेटन का डिफरेंस है। क्या, इनका जो एंडोस्केलेटन है बच्चों, वो कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कार्टिलेज। कार्टिलेज समझते हो, जैसे हमारा ये कान है, ये कान देख रहे हो इतना सॉफ्ट है, ये हमारा कान किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, समझ रहे हो। तो जो भी चीज कार्टिलेज से बनी हुई है, जिसका भी एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होगा, वो आएंगे कॉन्ड्रिकाइथिस में, सही है। और जिनका भी एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है, बोन से, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, ऑस्टिकाइथिस में। ऑस्टिया हम लोग बोलते हैं ना, बोन के सेल्स को ऑस्टिया बोला जाता है, सही है, ऑस्टिकल सेल, ठीक है। तो जो भी बोन से बने हुए हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टिकाइथिस। समझ में आ रही बात, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। एक और चीज जान लो,
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है ना, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है ना, सबके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्रेनियम प्रेजेंट होगा। देखो इसके अंदर भी क्रेनियम है, एक गिनाथोस्टोमेटा के अंदर भी क्रेनियम है, गिनाथोस्टोमेटा के अंदर भी क्रेनियम है। ये लाइन पहले बताना चाहिए था मुझे, बट अभी भी कोई देर नहीं हुई है। ठीक है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है। क्रेनियम मतलब क्या? देखो क्रेनियम या तो बोन की कवरिंग होगी या तो कार्टिलेज की कवरिंग होगी। ठीक है, या तो बोन की कवरिंग होगी या तो कार्टिलेज से बनी हुई होगी, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को। जैसे हमारे ब्रेन के ऊपर, ये हमारा ब्रेन रहता है ना यहाँ पे साइड के अंदर, तो ब्रेन के ऊपर एक बोन रखा हुआ है, फील कर पा रहे हो आप लोग? ऐसे मारोगे सर पे, मारना मत, ठीक है दर्द होगा, बट इसके ऊपर एक बोन है ना, जो क्या कर रहा है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सही है, तो वो जो ब्रेन है, सॉरी वो जो बोन है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है ना, उस बोन को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। सही है, अब वो हमारे अंदर बोन से बना हुआ है। ये जो है एग्नाथा दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, इनमें कार्टिलेज से बना हुआ होगा। सही है, ये जो कॉन्ड्रिकाइथिस है इनके अंदर कार्टिलेज से बना हुआ होगा। सही है, लेकिन ऑस्टियोकाइटिस से बोन के अंदर बना हुआ होगा। तो वो बोन से भी बना हुआ रह सकता है, वो कार्टिलेज से भी बना हुआ रह सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो पूरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इन सबके पास क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है बच्चों। दैट्स व्हाई इसी फाइलम को क्रेनियाटा भी कहा जाता है। क्रेनियाटा, ठीक है, क्रेनियाटा। क्रेनियाटा मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्रेनियम प्रेजेंट है। तो इसी सब फाइलम को वर्टिब्रेटा भी कहते हैं और इन्हीं सब फाइलम को क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्लियर है? क्रेनियाटा समझ में आ गया? सही है, तो मैंने यहां पे क्या बताया तुम लोग को कि इन दोनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है? दोनों ही पाइसेस है, ठीक है, दोनों ही फिशेस है, बट इनके पास जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? दैट इज कार्टिलेज से बना हुआ है। इनका एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है? दैट इज बोन से बना हुआ है। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में, इतना हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद टेट्रापोडा की बात करें अगर हम लोग, तो टेट्रापोडा के अंदर और 4 डिवीजन है। ठीक है, 4 डिवीजन मतलब 4 क्लास है। कितने क्लास हैं? टोटल 4 क्लास है। अगर हम लोग क्लास की बात करें तो टोटल 4 क्लास हम लोग को पढ़ने हैं। किसके अंदर? टेट्रापोडा के अंदर। समझ में आ रही बात? सबसे पहला जो क्लास है वो है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया, ठीक है, क्लास एम्फीबिया। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्लास, ठीक है। फिर फोर्थ इज द एप्स, ओके, एंड फिफ्थ इज द मैमल्स, जिससे हम बिलोंग करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग गिनाथोस्टोमेटा के पास अपना जॉज होने का कितना फायदा है। देख रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए बिकॉज ऑफ द जॉ, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। इनके पास न्यूट्रिशन है, इनके पास एनर्जी है। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी होने की वजह से इनके पास इतनी ज्यादा पावर हो गई कि इनके अंदर म्यूटेशन, इनके अंदर जो चेंजेस है वो ज्यादा पैमाने पे हुआ, ज्यादा बड़े पैमाने पे हुआ। वहीं अगर इनकी बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक क्लास है। ठीक है, इस पूरे डिवीजन के अंदर सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, बट इनकी बात करें तो इनके अंदर देखो 2 सुपर क्लास है, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। सही है, फिर पाइसेस में एक कॉन्ड्रिकाइथिस और एक ऑस्टियाकाइथिस। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया क्लास। टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रापोडा मतलब क्या? जिसके पास 4 अपेंडेजेस होंगे। अपेंडेजेस समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है, अपेंडेजेस मतलब आपके बॉडी के, जो आपका मेन बॉडी है ना, उससे जो भी चीज एक्सटेंडेड निकली हुई है, जो भी एक्सटेंडेड पार्ट निकला हुआ है वो अपेंडेजेस है। सही है, आपके हाथ अपेंडेजेस है, आपके पैर अपेंडेजेस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसके पास कितने होते हैं? टोटल 4 अपेंडेजेस होते हैं। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म या फिर दिस एनिमल नोन एज टेट्रापोडा। क्लियर है? तो आ जाओ थोड़ा थोड़ा हम लोग सबके बारे में कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में थोड़ा जानेंगे। सही है, फिर हम लोग पाइसेस पे चलेंगे और पाइसेस में हम लोग कॉन्ड्रियोकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस के बारे में चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? चलो आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ हम लोग चलते हैं बच्चों क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में चलते हैं। किससे बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है डिवीजन एग्नाथोस्टोमेटा से। एग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है, एग्नाथोस्टोमेटा से बिलोंग करता है आपका, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? अब देखो साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहली बात जो मैंने आप लोग को बताई, दैट इज जॉलेस और ईल लाइक एनिमल। ठीक है, ईल देखी आप लोग ने, बहुत ही लंबी लंबी होती है, बहुत ही पतली पतली होती है। ठीक है, तो ईल जैसी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर जॉ लाइक, दे हैव जॉलेस, मतलब उनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे मैं लैम्प्री बना रहा हूं, लैम्प्री एक ऑर्गेनिज्म होता है इनके अंदर, तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका ऐसे राउंड सा माउथ होता है। ठीक है, और ऐसा इनकी ऐसी लंबी सी इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी सी बॉडी होती है, इलोंगेटेड। सही है, और इनका
ये जो राउंड माउथ है ना, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव द इलोंगेटेड बॉडी, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी होती है, लंबी लंबी बॉडी होती है, पतली पतली बॉडी होती है, सही है। एंड ईल लाइक, ईल देखा होगा ना आप लोग ने बचपन में, ठीक है, या फिर किसी स्टोरी में देखा होगा, सही है, ठीक है। अच्छा, दे आर एक्टोपैरासाइट, दे आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट मतलब क्या, देखो पैरासाइट मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है पहले के लेक्चर्स में भी। पैरासाइट मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी पे रहेंगे, सही है, आपका न्यूट्रिशन चुरा के खाएंगे और आपको ही बीमारियां कॉज करेंगे। समझ रहे हो क्या मैंने बोला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी पे रहेंगे, आपका ही न्यूट्रिशन चुरा कर खाएंगे, जो आप खाना खा रहे हो ना उसी को चुरा के वो लोग खाएंगे, सही है, और आपको ही बीमारी कॉज करेंगे बदले में, सही है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट हमेशा लाइव ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जैसे हमारे सर में जुएं लग जाती है ना, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर रहती है, सही है, हमारा वहीं से ब्लड सक करती रहती है और हमें कई सारी बीमारियां देती रहती है, सही है। तो वैसे ही दीज ऑर्गेनिजम्स आर टू, ठीक है, ये भी क्या है, दीज आर एक्टोपैरासाइट। अब देखो इनके पास ना ये सकर लगा हुआ होता है, ये सकर क्या होगा पता है, ये जाके किसी बड़ी फिश होगी, कोई समझ लो वेल होगी या कोई बड़ी फिश होगी, उसके ऊपर जाके क्या हो जाते, चिपक जाते और उनका ब्लड सक करने लगते। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर द एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो दीज आर द एक्टोपैरासाइट, दे हैव द इलोंगेटेड बॉडी एंड दे डू नॉट हैव एनी स्केल, ठीक है, उनके बॉडी पे कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता। स्केल देखा आप लोग ने, अगर आप कभी आप मछली वाले की दुकान पे जाओगे, ठीक है, तो देखो वो एक ना ऐसे छोटी सी टिकिया से घिसता रहता है, देखो फिश को ऐसे घिसता रहता है और उसके ऊपर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर टूट के निकलते रहते हैं, दैट आर द स्केल। मैं बना के दिखाता हूं आप लोग को कुछ, अगर एक ऐसे फिश बना रहा हूं मैं, इसका माउथ समझ लो ये इधर है, माउथ इधर है, ठीक है, तो इसके बॉडी पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग ने देखे होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज स्केल्स, बट इसके बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, इसकी बॉडी एकदम बहुत ही स्लिपरी होती है, अगर आप पकड़ने जाओगे ना तो बहुत ही आपके हाथ से तो स्लिपरी से निकल जाएंगे, समझ रहे हो, बहुत ही स्लिपरी बॉडी होती है। सो दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्केल ऑन देयर बॉडी, ठीक है, उनके बॉडी पे कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर है। तो ये मैंने आपको फिश का एग्जांपल दिया, क्लियर है। उसके बाद दे हैव अनपेयर्ड फिन्स, अगर इनके फिन्स की बात करें तो इनके फिन्स बच्चों पेयर्ड नहीं होते। पेयर्ड मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे एक डॉर्सल फिन है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका डॉर्सल फिन होगा ही नहीं। यहाँ पे मान लो एक टेम्पोरल फिन है, तो यहाँ पे उसका कोई दूसरा फिन होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे मान लो एक दूसरा फिन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोई फिन पड़ा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे पेल्विक फिन है, तो यहाँ पे उसके साथ में उसका कोई पेयर वाला फिन प्रेजेंट होगा ही नहीं, मतलब सिंगल फिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनपेयर्ड फिन, ठीक है, दे हैव द अनपेयर्ड फिन, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, विदाउट ओपेरकुलम। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है समझते, देखो बहुत सारे बच्चों को ना गिल्स और गिल स्लिट्स में कंफ्यूजन होता है कि गिल्स क्या होते हैं सर, क्या गिल्स और गिल स्लिट्स सेम होते हैं क्या, ऐसा नहीं होता। देखो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाता हूं, मान लो दिस इज द फिश, ठीक है, मान लो दिस इज द फिश, मैं आप लोग गिल्स समझा रहा हूं, गिल्स क्या होते हैं, गिल स्लिट्स क्या होते हैं। देखो ये है एक फिश, ठीक है, अब क्या होगा, इस फिश को रेस्पिरेशन करना है, सबको रेस्पिरेशन करना है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको रेस्पिरेशन करना है, सही है, सबको ऑक्सीजन चाहिए और उनको CO2 रिलीज करना है, तो इनको भी ऑक्सीजन चाहिए। बट ये रहते कहां पे हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो मान लो यहाँ पे से ये कहां पे रह रहे हैं, पानी के अंदर है, तो ये पूरा पानी 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 है यहाँ पे, सही है, पूरा कहां पे, ये पानी के अंदर है, सही है। अब देखो जनरली होगा क्या, इनके अंदर पानी रेस्पिरेशन कर लिए क्या करेंगे पता है, इनके बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही इनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है छुपा हुआ, जिस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं बच्चों गिल्स। इसको अलग कलर से बनाते हैं। इनके बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा फिश का जो मुंह ऐसे हमेशा खुला ही रहता है, कभी वैसे बंद नहीं करती, देखा होगा फिश का मुंह ऐसा हमेशा खुला ही रहता है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि जब इनका मुंह, इनका जो माउथ है ओपन रहेगा, तो इस ओपन माउथ से यहां से ना वाटर एंटर करता है, ठीक है, इस ओपन माउथ से यहां से कौन एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा। अब इस वाटर में कुछ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है, हम लोग को पता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो इस वाटर में कुछ जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, जैसे ही वो इस बॉडी के अंदर गया, ठीक है, जैसे ही वो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जाएगा, जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन
यहाँ पे प्रेजेंट होगा डिजोल्व फॉर्म में, ये गिल्स क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, ये गिल्स क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। और जो भी CO2 इस गिल्स के पास आया, सेम जैसा हमारा लंग्स का फीचर होता है ना, लंग्स का काम होता है, सेम काम इसका भी है। ठीक है, इसका भी सेम ऑलमोस्ट सेम काम है। तो ये क्या करेगा, इस फ्लोइंग वाटर के अंदर जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, इससे अंदर ले लेगा। सही है, और यहां से क्या करेगा, CO2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो H2O होता है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं कहलाता बच्चों। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन कुछ और होता है। ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, ये तो H2O अलग बात हो गई ना, इसको तोड़ने का तो ये तोड़ नहीं पाएगा जल्दी। सही है, तो अलग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 रिलीज कर दिया। अब ये जो पानी अंदर आया है इसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पानी जो अंदर आया है इसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में देखो, ये जो गिल्स होते हैं ना, ये गिल्स आपके लिए जो फिशेस होते हैं उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हमको दिखाई नहीं देंगे, ये तो मैंने आपको बना दिया ना। एक्चुअल में जब आप फिश ऐसे देखोगे बाहर से तो आपको ये गिल्स दिखाई नहीं देंगे, बट आपको एक चीज दिखाई देगी, आपको इनके बॉडी पे ऐसे बड़े बड़े स्केल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्केल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये जनरली कॉन्ड्रिकाइटिस वाले ऑर्गेनिज्म पे दिखाई देती है, ऑस्टियोकाइटिस पे नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती बताता हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गिल स्लिट्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स। तो देखो, गिल्स अलग है, गिल स्लिट्स अलग है। ठीक है, गिल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, जैसे हमारे लंग्स का काम है। बट गिल स्लिट का काम क्या है, देखो, जो भी वाटर, आप देखो जैसे ये वाटर अंदर घुसा, ठीक है, वाटर जो अंदर घुसा, अब इसने क्या किया, इसके अंदर से ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब इसको बाहर भी तो जाना है, इस वाटर को बाहर भी तो जाना है। ये हमेशा वाटर को अंदर ही लेती रहेगी क्या, नहीं। तो ये वाटर कहां से निकल जाता है, इस गिल स्लिट्स के थ्रू बच्चों बाहर निकल जाता है। ये जो वाटर है इस गिल स्लिट्स के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो गिल स्लिट्स क्या होते हैं, गिल स्लिट्स जनरली वाटर को बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। गिल्स क्या काम करते हैं, गिल्स भैया ऑक्सीजन चुराने के लिए काम करते हैं। उस वाटर के अंदर जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा उसे चुराया जाएगा। ठीक है, उसे क्या किया जाएगा, चुराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गिल्स। तो समझ में आ गया गिल्स क्या होता है और गिल स्लिट्स क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को गिल्स और गिल स्लिट्स पे डाउट होता है। ठीक है, उनको लगता है यार दोनों एक ही चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है, गिल स्लिट्स समझ में आ गया। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनके पास 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे इसको मिटा देता हूं मैं, जैसे इनकी बॉडी ऐसे बड़ी सी, ठीक है, इनकी बॉडी ऐसे बड़ी सी है, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, अब इसके ऊपर 6 से लेके 15 ऐसे क्या होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे और इनके गिल स्लिट्स ना बच्चों बाहर से दिखेंगे। ठीक है, अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखोगे ना तो इनके गिल स्लिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म आप लोग देखा होगा जिसके अंदर गिल स्लिट नहीं देखने मिलते हैं, जैसे जो अभी ऑर्गेनिजम्स जो फिशेस हम लोग खाते हैं, ठीक है, जैसे रोहू कटला, ये जो फिशेस होती हैं जो मार्केट में मिलती है, जो हम लोग खाते हैं, उनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है देखा होगा आप लोग ने। उनके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा होगा कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखा है। जब जो फिश जो बेचते हैं, ठीक है, जब वो तोड़ते हैं, काटते हैं फिश को, तो देखा होगा यहाँ से ऐसे उखाड़ते हैं इस फिश को। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर निकालते हैं वो लोग। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं ओपेरक्युलम। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरक्युलम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस ओपेरक्युलम का काम क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल फिशेस है उनका जो गिल स्लिट्स होता है ना, इस ओपेरक्युलम के नीचे छुपा हुआ रहता है। मतलब इनका गिल स्लिट आपको नहीं दिखेगा, इनका गिल स्लिट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाहर से नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इनका गिल स्लिट्स इस ओपेरक्युलम के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर छुपा हुआ रहता है। सही है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपेरक्युलम। बट इनके अंदर ओपेरक्युलम नहीं देखने के लिए मिलता, इनका गिल स्लिट्स ओपन होता है। किसकी बात हो रही है, साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा में गिल स्लिट्स आपको ओपनली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे विदाउट ओपेरक्युलम। ठीक है, वो विदाउट ओपेरक्युलम प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात। ऑस्टियोकाइटिस होते हैं ना, उनके अंदर ओपेरक्युलम होता है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। ठीक है, इनका हार्ट कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर हम लोग पढ़ते हैं ना, एट्रियल और वेंट्रिकुलर। तो एक एट्रियल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो 2 चेम्बर का इनका हार्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन। नाउ दे डू एनाड्रोमस माइग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय दैट, लेट्स स्टडी।
व्हाट इज मीन बाय एनाड्रोमस माइग्रेशन, लिख दो यहाँ पे, एक सेकेंड, एनाड्रोमस माइग्रेशन। देखो समझो ध्यान से, जनरली साइक्लोस्टोमेटा जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो सारे आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, तो सारे आपको कहां मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो कहां गया, हाँ, लैम्प्री का एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, लैम्प्री का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो दिस इज द मरीन वाटर, दिस इज द मरीन वाटर, या फिर बोल लो ये कोई सी है या कोई ओशन है, ठीक है, दिस इज द समथिंग ओशन। अब यहां पे आपका लैम्प्री घूमेगा, मान लो दिस इज द फीमेल लैम्प्री, ठीक है, एंड हियर मेल लैम्प्री। मान लो ये आपका फीमेल लैम्प्री है और ये आपका मेल लैम्प्री। क्या है, लैम्प्री एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है जो कि साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। अब देखो ये मीटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मीटिंग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये जो सी है, यहां से यहां पे बाजू में कोई नदी प्रेजेंट होगी, कोई रिवर प्रेजेंट होगी जो कि आई होगी यहां पे, सही है, कोई ऐसे नदी प्रेजेंट होगी जो कहां पे आई होगी, इस ओशन में आई होगी। तो जब भी इनका मीटिंग सीजन आता है, ठीक है, जब भी इनका मीटिंग सीजन आता है, ये क्या करते हैं पता है, ये भाग भाग के फटाक से कहां चले जाते हैं, इस रिवर में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ये इस रिवर में चले जाते हैं। मतलब जनरली जब इनका मेटिंग पीरियड होता है, जब इनका बच्चे पैदा करने का टाइम होता है, तो ये बच्चे पैदा कभी भी सलाइन वाटर में नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी मरीन वाटर में नहीं करेंगे, ये हमेशा जाके कहां पे करेंगे, रिवर वाले पानी में, ठीक है, मीठे वाले पानी में, फ्रेश वाटर में हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इनका मूवमेंट कैसा देखने मिलता है, इनका हमको माइग्रेशन देखने मिलता है। हमेशा ये इस सी वाटर से क्या करते हैं, माइग्रेट करके जाता है, कहां पे, इस एरिया में जाके माइग्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये आ गए सी वाटर में, ये कहां पे आ गए, इस सी वाटर में आ गए, ठीक है। अब यहां पे आके ये माइग्रेट करेंगे, यहां पे आके ये ऐसा माइग्रेट करेंगे, ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लोग, सही है। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है, ये लोग क्या दे देते हैं, अपने अंडे दे देते हैं। एक और चीज, जैसे ही इसने फीमेल ने अपना ओवम रिलीज किया, मेल ने अपना स्पर्म रिलीज किया ना, उसी टाइम पे इन अडल्ट की मौत हो जाएगी, ठीक है। ये अडल्ट क्या हो जाएंगे, डेथ, इनका क्या हो जाएगा बच्चों, डेथ हो जाएगा। कितना ब्रूटल है, समझ रहे हो, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे ही ये इनका मीटिंग का पीरियड आया, ये मीटिंग के पीरियड के टाइम पे मरीन से भाग भाग के कहां चले गए, रिवर में चले गए, ठीक है। फिर रिवर में क्या किया, इन्होंने अपना स्पर्म और इन्होंने अपना ओवम रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों रिलीज किया, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या हो गई, एक्सटर्नल, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही मान लो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो व्हाइट वाले है ना, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों लार्वा फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है इनका, लार्वा फॉर्म होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं देखने मिल रही, सही है। ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं ना पहले से, जिसके अंदर लार्वा फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट एक जैसा सिमिलर दिखने वाला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारे अंदर कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारा जो बेबी होता है वो हमसे रिजेंबल करता है ना, हमारा जो बच्चा होता है वो किसी कीड़े जैसा दिखता है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई को देखो तो बटरफ्लाई का जो बेबी होता है वो कैटरपिलर होता है ना, वो किसी कीड़े जैसा दिखता है। मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, उसके अंदर पहले कीड़ा फॉर्म हो रहा है, फिर उसके अंदर ककून बनेगा, फिर वो ककून से आगे चल के बटरफ्लाई, सुंदर सी बटरफ्लाई बनती है ना, तो उसके अंदर एक लार्वल स्टेज होता है। वैसे ही इनके अंदर भी क्या है, लार्वल स्टेज है। ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग, सही है। तो इनके अंदर भी लार्वा फॉर्म होता है। अब इनका लार्वा, जैसे ही लार्वा फॉर्म हो, वापस मरीन में नहीं जाकर भाग के नहीं जाएगा। इनका लार्वा बच्चों जब तक अडल्ट नहीं हो जाता, ठीक है, इनका लार्वा जब तक अडल्ट नहीं हो जाता तब तक वो रिवर में ही रहेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। जब तक इनका लार्वा अडल्ट नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या, जब आपका लार्वा अडल्ट बनता है ना, तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब आपका लार्वा अडल्ट बनेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो। तो जब आपका लार्वा अडल्ट बन गया, मान लो ये लार्वा, ये वाला जो लार्वा था, ये मान लो अडल्ट बन गया, तो जब ये अडल्ट बन गया ना, उसके बाद ये माइग्रेशन करेगा किसमें, दैट इज वाटर, मरीन वाटर में। समझ रहे हो। वापस कब माइग्रेशन करेगा ये, जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जब ये अडल्ट बन जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस माइग्रेशन की हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करते किसकी, इस अडल्ट की माइग्रेशन की। जब इसका मेटिंग पीरियड होता है तब ये कहां से माइग्रेट करता है, मरीन वाटर से। कहां पे माइग्रेट करता है, फ्रेश वाटर में। इसी माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। एक होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन मतलब क्या, कि जब आप फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में माइग्रेट करो, कुछ ऐसी फिशेस होती हैं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में माइग्रेट करती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी माइग्रेशन है, एनाड्रोमस, सही है। फिर आप बोलोगे सर कि इसका ये जो लार्वा है ये तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन कर रहा है, सही है। तो सिंपल सी बात है, देखो लार्वा की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इज्जत किसकी है, इस अडल्ट की बॉडी, अडल्ट की इज्जत है, क्योंकि रिप्रोडक्शन कौन करेगा, लार्वा करेगा, हाँ, ये अडल्ट करेगा नहीं ना, ये करेगा ना, आपका अडल्ट, ये जाके यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है जब इसका मीटिंग पीरियड आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को यहां से यहां, मतलब आपका मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाने की एक जो प्रोसेस है, जो माइग्रेशन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। और ये क्यों जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं क्या, ठीक है, कि समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं, नहीं, ये जा रहे हैं बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए, समझ में आ रही बात। तो रिप्रोडक्शन के लिए जब आपका स्ट्रक्चर, जब मतलब जब आपके ऑर्गेनिजम्स मरीन से फ्रेश वाटर में मूव करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो आई गेस आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, एक लैम्प्री का एग्जांपल मैंने आप लोग को दे दिया, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन क्या है, लैम्प्री, और जनरली लैम्प्री ही ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करता है। एक और है, देखो, एक है हैग फिश, ठीक है, हैग फिश नहीं करता, एक्चुअली इसका नाम फिश दे दिया है, देखो फिश इसको बोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिश स्पाइसेस से बिलोंग करते हैं सारे के सारे, बट ये तो साइक्लोस्टोमेटा में, बट कोई बात नहीं, इसका नाम है हैग फिश। हैग फिश एक्चुअल में माइग्रेशन नहीं करती, ठीक है। हैग फिश जनरली जो मरीन वाटर है ना, उसी के अंदर अपने बच्चे पैदा करती है, समझ में आ रही बात। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइग्जाइन कहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, माइग्जाइन। माइग्जाइन मतलब क्या, हैग फिश, बड़ी गंदी सी फिश होती है। और एक है पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्री। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को साइक्लोस्टोमेटा ऑलमोस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आ जाओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, गिनाथोस्टोमेटा, सही है। अभी देखो एक गिनाथा हम लोग ने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, एक गिनाथा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज गिनाथोस्टोमेटा, ठीक है। गिनाथोस्टोमेटा में मैंने आप लोगों को बताया था दो सुपर क्लास है, सही है। यहां पे दो सुपर क्लास देखने के लिए मिलती है, ठीक है, दो सुपर क्लास हम लोग को देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है, यहां पे लगा देना नाम, लिख ही देता हूं मैं, सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहां पे एक बार लिख ही दिया है, पर कोई बात नहीं, सुपर क्लास पाइसेस एंड अगेन सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, फिर कोई बात नहीं, एक और बार देख लो, याद हो जाएगा ना आप लोग को। तो गिनाथोस्टोमेटा, आगे चल के जो डिवीजन गिनाथोस्टोमेटा मतलब समझा, जिसके पास जॉ है, जिसके माउथ में जॉ प्रेजेंट है, वो गिनाथोस्टोमेटा के अंदर है, ठीक है। तो गिनाथोस्टोमेटा आगे चल के दो सुपर क्लासेस में डिवाइड हुई है, ठीक है। एक सुपर क्लास है आपकी पाइसेस, एक सुपर क्लास है आपकी टेट्रापोडा। पाइसेस मतलब क्या, पाइसेस मतलब मैंने बताया कि जिसके पास फिन्स होंगी, जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, पाइसेस के अंदर आएंगे। जिसके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, टेट्रापोडा के अंदर आएंगे, ठीक है। लिम्स दो होते हैं, एक फोर लिम जो आगे प्रेजेंट है, दिस इज फोर लिम, और एक पैर हमारे, दैट इज हाइंड लिम। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपके क्लासेस हैं। अगर इनकी बात करें, पाइसेस की बात करें, पाइसेस की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर दो क्लास हैं। एक आपका है क्लास खॉन्ड्री, दूसरा है क्लास ऑस्ट्रिथाइम्स, ठीक है। तो एक आपका क्लास क्या है, दैट इज कॉन्ड्रिक्टाइम्स, और एक आपका क्या है, ऑस्ट्रिथाइम्स, सही है। दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, देखो दोनों में एंडोस्केलेटन का डिफरेंस है, और काफी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन दोनों का नाम किस बेसिस पर रखा गया है, एंडोस्केलेटन के डिफरेंस के बेसिस पे, ठीक है। कॉन्ड्रिथाइन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ उनका एंडोस्केलेटन है, ठीक है। और ऑस्ट्रिथाइन्स मतलब क्या, यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, बट कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रिथाइन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है, बोनी एंडोस्केलेटन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका क्या है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। क्लियर है। तो आ जाओ इन दोनों को इसी वाले लेक्चर में खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इन वाले क्लासेस को खत्म करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला क्लास इसमें कौन सा है, एम्फीबिया,
ठीक है। दूसरा क्लास कौन सा है? रेप्टिलिया। फिर तीसरा है एव्स और फोर्थ है मैमल्स। तो देखो इनको खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो आप लोग ने ऑलरेडी अपने आसपास देखा ही है, काफी ज्यादा इन सारी चीजों को नोटिस किया। ये एम्फीबिया पता है, ये फ्रॉग आता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें इसके बारे में आप लोग को पता है। ठीक है, बस मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, वो चीजें आप लोग को सुनते जानिए, समझते जानिए और मेमोराइज करते रहना है। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में खत्म करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आज और एक्सटेंड करते हैं लेक्चर को, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी खत्म कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्पाइसेस के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ, स्पाइसेस मतलब क्या? देखो सुपर क्लास स्पाइसेस की अगर हम लोग बात करें तो इनकी बच्चों जो बॉडी होती है ना, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? मैंने अभी आप लोग को डायग्राम बना के दिखाया था ना, मतलब कुछ ऐसी बॉडी होती है, ऐसी बॉडी होती है। अब ऐसी बॉडी क्यों जरूरी है? हमारी जैसी बॉडी क्यों नहीं हो सकती यार इनकी? इनको भी 2 हाथ दे दो, इनको भी एकदम मस्त चौड़ा चौड़ा बॉडी दे दो, नहीं हो सकती। क्यों? इस बॉडी के वजह से ही बच्चों वो तैर पाते हैं। अगर आप लोग को पानी के अंदर तैरना है, ठीक है, अगर आपको पानी के अंदर तैरना है या फिर आपको हवा में उड़ना है, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो आपको वहां पे रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। पानी के अंदर वाटर का रेजिस्टेंस है, सही है, एयर के अंदर हवा का रेजिस्टेंस है। इसीलिए जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और जितने भी स्पाइसेस है इनकी भी क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या? मतलब आगे से एकदम नुकीला सा, फिर ये बॉडी से बढ़ेगी और लास्ट में सा नुकीला सा स्ट्रक्चर, ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके। ठीक है, ताकि अच्छे से क्या कर सके? स्विम कर सके। तो सबकी बॉडी क्या होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें इनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एज देयर एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इनके एक्सोस्केलेटन पे क्या प्रेजेंट है? स्केल्स प्रेजेंट है। मान लो ये इसका मुंह है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसके बॉडी पे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। देखा है, इनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। बचपन में हम लोग ने एक डायग्राम बहुत बनाया ना, ऐसे कभी फिश का डायग्राम बनाना होता था तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते थे। सही है, तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? दीज आर द स्केल्स। सही है, ये क्या है? स्केल्स है उसके बॉडी के। फिर इनके पास बच्चों कॉर्डियल फिन होते हैं। ठीक है, कॉर्डियल फिन मतलब क्या? ये वाला, ये जो पीछे वाला फिन है ना, ये वाला, दिस फिन आर नोन एज कॉर्डियल फिन। दिस फिन आर नोन एज कॉर्डियल फिन। अब कॉर्डियल फिन का देखो बहुत बड़ा एडवांटेज, हम लोगों को लगता है ना कि ये मछली की पूंछ है, पूछ रही है एक्चुअल में बच्चों वो है कॉर्डियल फिन। वो क्या करता है पता है? उससे मछली से क्या करती है? इससे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। मान लो वो ऐसे जा रही है, उसको देखे, उसको खतरा लगा आगे, तो वो फटाक से मुड़ जाएगी। वो मुड़ने के लिए किसका यूज करेगी? इस कॉर्डियल फिन का यूज करेगी। दैट्स व्हाई इसको डायरेक्शनल फिन भी कहा जाता है। मतलब ये इसको डायरेक्शन देता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको डायरेक्शन देता है। कौन सा? कॉर्डियल फिन। और भी कई सारे फिन्स होते हैं। यहाँ पे डॉर्सल फिन होता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसके बाद का, तो इसमें डॉर्सल फिन होता है। यहाँ पे कुछ वेंट्रल फिन होगा, यहाँ पे कुछ और फिन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे फिन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। सही है, आ जाओ और चीज पढ़ते हैं। ओके, पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? पोइकिलोथर्मिक्स को बच्चों कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या? उनका क्या ब्लड ठंडा होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। देखो पोइकियोथर्म्स नाम बहुत ही बड़ा लगता है, पर इसका मीनिंग एकदम सेम है। देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, पोइकियोथर्म्स मतलब क्या? सुनो ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने, समझा? मैंने क्या बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनके बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा। अब इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों हमारे बॉडी के रिएक्शंस में। हमारे बॉडी के अंदर बड़ी सारी रिएक्शन चलती रहती है। आप लोगों को पता है, एटीपी बनाना हो, कोई भी चीज करनी हो, ठीक है, प्रोटीन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, हमारे बॉडी में रिएक्शन चलती रहती है। एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं। चलो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। बट हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चलती है ना, वो हर रिएक्शन एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है। मतलब अगर एक सर्टेन टेम्परेचर नहीं होगा तो वो रिएक्शन उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगी।
क्लियर है। अब अगर इन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इन ऑर्गेनिजम्स में जनरली जो इनका बॉडी है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये लोग फटाक से पानी के अंदर घुस जाएंगे। देखा होगा आप लोगों ने क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल का एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। क्रोकोडाइल भी एक्चुअली में रेप्टिलिया का है, बट वो भी पोइकियोथर्म भी फॉलो करता है। पोइकियोथर्म मतलब क्या, जब इनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मान लो बाहर गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, एकदम जून वाला टाइम चल रहा है, जून जुलाई वाला टाइम चल रहा है, मई वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, इनके बाहर बहुत गर्मी ज्यादा हो गई, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर घुस जाएंगे। देखा होगा आपने, क्रोकोडाइल फटक से पानी के अंदर चला जाएगा ताकि इनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। सही है। जब वो पानी के अंदर ज्यादा रहता है, देखा होगा आपने क्रोकोडाइल को, जब वो क्रोकोडाइल पानी के अंदर बहुत ज्यादा रहता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो फिर वो बॉडी के बाहर आता है और धूप सेकता है, या मस्त एकदम चिल में सन बाथिंग लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा था, अब उसको बॉडी का टेम्परेचर वापस बढ़ाने के लिए उसको बाहर आना पड़ा। समझ में आ रही बात? मतलब उसका बॉडी खुद से कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा, खुद से अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहा, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ रही है। समझ रहे हो? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोइकियोथर्म्स। ठीक है। वैसे हम अगर हम अपनी बात करें तो हमें कहते हैं हीमोथर्म्स। ठीक है, हीमोथर्म्स। हीमोथर्म्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं खुद के अंदर। जैसे हम कहीं भी चले जाए, चाहे आप साइबेरिया चले जाओ एकदम ठंडी जगह पे, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, ठीक है, कोई भी डेजर्ट वाली जगह पे, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो रहेगा। ठीक है, बाकी बाहर का टेम्परेचर भाड़ में जाए, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा तो रहेगा। समझ रहे हो? मतलब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे काफी सारे फायदे कि हम अपने बॉडी का जितने भी रिएक्शंस है वो एकदम सही टेम्परेचर पे होती है, तो हमारा बॉडी एकदम स्टेबल रह सकता है। समझ में आ रही बात? हमारी बॉडी एकदम स्टेबल रहती है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इन ऑर्गेनिजम्स को भी पोइकियोथर्म की जगह हीमोथर्म अपना लेना चाहिए, बट एक्चुअली में बच्चों होता क्या है ना कि हीमोथर्म के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस समझते हो ना? ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत एनर्जी यूज हो रही है। सही है। तो हम जनरली खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं, देखा होगा हम दिन में 3-3 4-4 बार खाना खाते हैं, तो हम खाना ज्यादा खाते हैं इसलिए हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। दैट्स व्हाई हम ऐसी प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है। बट इन ऑर्गेनिजम्स के पास इतनी एनर्जी सोर्स नहीं होती ना। जैसे आपने स्नेक को देखा होगा, स्नेक अगर एक चूहा खा ले तो वो आराम से 1 महीना 2 महीना आराम से बिताएगा, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही बात? सही है। तो ये प्रोसेस करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और ये इतना एनर्जी का लॉस करना नहीं चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर पोइकियोथर्म्स। समझ में आई बात? पोइकियोथर्म्स क्या होता है? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट दे हैव गिल्स एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है भैया। ये जितने भी हैं ये एक्वाटिक है, ये कभी भी आपको पानी के बाहर नहीं मिलेंगे, चलते हुए नहीं मिलेंगे। सही है, जमीन पे चलते हुए घूमते हुए नहीं मिलेंगे, तो दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपको पानी के अंदर रहना है सो यू हैव टू बी अ गिल एंड गिल स्लिट्स। आपके पास गिल्स और गिल स्लिट्स होना चाहिए। क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। सही है। दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। इनका हार्ट क्या होता है? 2 चेम्बर का हार्ट होता है। ठीक है। देयर हार्ट इज सिंगल। उनके हार्ट के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है और क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। अब ये किस बला का नाम है भैया? सिंगल सर्कुलेशन क्या है, क्लोज सर्कुलेशन क्या है? आ जाओ समझाता हूं मैं, टेंशन मतलब। देखो, एक फिश बना रहा हूं मैं, मान लो दिस इज अ फिश। ठीक है, मान लो दिस इज अ फिश। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो फिश है, ये मैंने क्या बना दिया, अब ये जो फिश है बच्चों, ठीक है, इस फिश के पास 2 चेम्बर्ड का हार्ट है। ठीक है, इसके पास कितने चेम्बर का हार्ट है? 2 चेम्बर्ड का। सही है। तो मान लो इसके पास यहां पे एक हार्ट प्रेजेंट होगा और यहां पे एक हार्ट प्रेजेंट होगा। हार्ट 2 चेम्बर का हार्ट है। ठीक है, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, एक एट्रियल है, एक वेंट्रिकल है। समझ में आ रही बात? पढ़ा है ना हम लोग ने? तो इसके पास 2 चेम्बर का हार्ट है। सही है। और ये क्लोज्ड सर्कुलेशन फॉलो करता है। सही है। ये कौन सा सर्कुलेशन फॉलो करता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन मतलब क्या? क्लोज्ड सर्कुलेशन मतलब बच्चों ऐसी चीजें, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन मतलब क्या? मतलब आपके बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है ना वो पाइप में फ्लो होगा। समझ रहे हो? वो छोटे छोटे वेन्स में फ्लो होगा, चाहे वो कोई भी वेन हो। ठीक है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, या फिर वो कैपिलरी हो। सही है। अगर आपके बॉडी के अंदर आपका ब्लड आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी मतलब ट्यूब में फॉर्म हो रहा है, ट्यूब में ट्रैवल कर रहा है, नॉर्मल ऐसी बॉडी में कहीं पे भी नहीं घूम रहा वो। सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर मैंने आपको बताया कि इस ऑर्गेनिजम्स के पास यहां पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे मान लो गिल्स प्रेजेंट है,
यहाँ पे मान लो गिल्स प्रेजेंट है और इसी के साथ साथ गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे। गिल स्लिट्स कहीं भी बना लो, इनके छुपे हुए रहते हैं ना। मान लो यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब होगा क्या देखो, अब होगा क्या देखो, मान लो दिस इज योर बॉडी सेल, ठीक है। अब बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबको एनर्जी की जरूरत है, सबको एनर्जी बनाना है। तो एनर्जी बनाने के लिए क्या लगता है, हम लोग ने बचपन से पढ़ा है ना, हम लोग ने पढ़ा है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लगता है, याद है हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो अगर आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा, सही है। क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। और यहां से H2O निकलता है, फिर यहां से CO2 निकलता है, वो सारी बातें अलग हो गई, सही है। अब यहाँ के ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए कौन जाती है, ब्लड वेसल जाती है। तो मान लो यहां से एक ब्लड वेसल आई, ठीक है, यहां से एक ब्लड वेसल आई जो कि कहां से आई थी, गिल स्लिट्स की तरफ से। कहां से आई थी, गिल स्लिट्स की तरफ से। मान लो ये गिल स्लिट्स वाली ऑक्सीजन आई, ये ब्लड आई, और इस ब्लड में क्या प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। तो मैं कह सकता हूं ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आई, इन सेल्स के पास आई, तो इसके पास जो भी O2 था उसने किसको दे दिया, इस वाले स्ट्रक्चर को दे दिया, मतलब इसके सेल्स को दे दिया। अब बचा हुआ जो सेल है, ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये क्या हो गई, डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड क्या हो गई, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाती है, इसके हार्ट में। दिस इज द हार्ट एंड इट इज अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, समझ रहे हो, इट इज द 2 चेम्बर्ड हार्ट। 2 चेम्बर हार्ट कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर ये डीऑक्सी ब्लड जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ऑक्सीजन क्यों बनाए भाई, मिटा देते हैं, सही है। अब ये ब्लड जाता है किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट क्या करता है, इसको पंप कर देता है वापस, इसको पंप कर देता है किसके पास, वापस गिल्स के पास, सही है। तो जैसे ही ये हार्ट से पंप, जो आपका ब्लड है वो पंप हुआ किसके पास, गिल्स के पास, जैसे द गिल। तो गिल क्या कर देगा, इसके अंदर वापस ऑक्सीजन डाल देगा और ये वापस ऑक्सीजन लेके कहां चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी। तो आप लोग ने देखा, आप लोग ने एक चीज देखा कि यहां पे जो हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट में जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार जा रहा है ना, मतलब आपका सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है किसके पास, गिल्स के पास। और ये ब्लड वापस हार्ट में नहीं आ रहा, वापस ये ब्लड कहां चले जा रहा है, इन सेल्स के पास चले जा रहा है। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक बार सर्कुलेशन हो रहा है। इस हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ कितने बार हो रहा है, एक बार सर्कुलेशन हो रहा है। दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन, समझा। ऑल्सो एक और चीज है, आपके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है, आपके नहीं, जो फिश है उसके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव हो रहा है। और कोई ब्लड रिसीव हो रहा है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है क्या, नहीं। दैट्स व्हाई इस हार्ट को बच्चों वीनस हार्ट कहा जाता है, ठीक है। इस हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर कोई भी चीज डीऑक्सीजनेटेड, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो वीनस है। वीनस मतलब क्या, जहर की तरह है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसका हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वीनस हार्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, देख लो क्या क्या है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट खत्म करेंगे इनको सारे क्लासेस को। सबसे पहला क्लास क्या है, दैट इज कॉन्ट्रियोकाइटिस, ठीक है। सबसे पहला क्या देखो, दीज आर द एक्सक्लूसिवली मरीन, सबसे पहली बात। अच्छा, कॉन्ट्रियोकाइटिस का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, इनका जो एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बच्चों किसका बना है, कार्टिलेज, ठीक है, किसका बना हुआ है, कार्टिलेज। देखो हमारी कान भी कार्टिलेज की बनी है, काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि जो कार्टिलेज का बना हुआ फिश होगा वो तो बहुत ही कमजोर फिश होंगे, ठीक है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो बोन के बने हुए फिश होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। बट इसका उल्टा है बच्चों, जो कार्टिलेज वाले फिश है ना, एक्चुअल में वो हमको खाते हैं। जैसे शार्क हो गई, शार्क क्या है, कार्टिलेज से बनी हुई फिश है, वो हमको खा जाएगी, सही है। और जो बोन से बनी वाली फिश है ना, हम उनको खाते हैं। जैसे बाहर जो फिशेस मिलती है, जैसे रोहू हो गया, कटला हो गया, सब हम लोग खाते हैं ना फिशेस, ठीक है, बहुत सारे लोग खाते होंगे। तो वो फिशेस क्या है, बोन वाले फिशेस हैं। तो बोन वाले फिशेस को हम खाते हैं, पर कार्टिलेज वाली फिशेस हमें खाती हैं, समझ रहे हो।
इलेक्ट्रिक रे करके फिश है, इलेक्ट्रिक रे जो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है, अगर आप उसको छुएगे तो आपको करंट लग जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ डंक मारने वाली फिशेस है जो आपको मतलब जहर डाल देंगे आपके बॉडी के अंदर, ऐसी बड़ी सारी फिशेस हैं। एक सॉ फिश है, ठीक है, जो कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, या फिर एक आरी लेके घूम रही है। ऐसे बहुत ही खतरनाक फिश आती है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो इनके पास कार्टिलेज है, तो ऐसा हल्के में मत लेना इन लोग को, सही है। तो सबसे पहला क्या मैंने बोला, एंडोस्केलेटन है इनका, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। और इनके पास एक्सोस्केलेटन भी है बच्चों, इनके पास स्केल्स भी है, पर ये कौन से स्केल्स हैं, प्लैकॉइड सेल्स हैं, ठीक है। कौन से स्केल्स हैं, प्लैकॉइड सेल। प्लैकॉइड सेल एक्चुअल में होते कैसे, ऐसे त्रिशूल शेप का होते हैं, ऐसे कुछ इस शेप के स्केल्स होते हैं, ठीक है। इनके बॉडी पे कुछ इस शेप के स्केल्स लगे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैकॉइड सेल, सही है। अगर आप नेक्स्ट वाला फाइलम देखोगे, ऑस्टियो का नेक्स्ट वाला जो क्लास है, उसके अंदर आपको साइक्लोकॉइड सेल देखने के लिए, साइक्लोकॉइड स्केल देखने के लिए मिलेगा। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा उनका, ऐसा राउंड, समझ रहे हो। इनके अंदर कैसा स्केल होता है, प्लैकॉइड स्केल, मतलब क्या, दैट इज त्रिशूल जैसे शेप का, इस शेप का, ठीक है, समझ रहे हो। इनका जो टीथ है, इट इज मॉडिफाइड प्लैकॉइड सेल। एक्चुअल में इनका जो टीथ है ना बच्चों, वो भी किससे बना हुआ है, प्लैकॉइड सेल की ही मॉडिफिकेशन से बना हुआ है। और इनका टीथ ऐसे अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इनका जो टीथ होता है ऐसे अंदर की तरफ होता है। शार्क देखिए, शार्क देखी होगी ना आप लोग ने, ऐसे शार्क होती है, फिर ऐसे आती है, ऐसे, तो कुछ अजीब बन गई, देखो ऐसे होती है ना शार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ टीथ होता है इसका, ऐसे अंदर की तरफ। क्यों अंदर की तरफ है भैया, क्योंकि जब ये किसी को भी इसे पकड़ेगी तो वो छूट के ना जाए ना, क्योंकि ये भैया शिकारी है, शिकार करते हैं ना लोग, ठीक है। तो जैसे ये किसी को पकड़ेगी वो ऐसे छूट के भाग ना जाए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर माउथ इज लैटरल साइड। देखो माउथ इनका क्या है, लैटरल साइड होता है। देखो नॉर्मली फिश कैसी होती है, नॉर्मली फिश जो होती है उनका माउथ कहां पे होता है, यहां पे होता है, लेकिन इनका माउथ देखो तो आपको नीचे साइड देखने के लिए मिलेगा। ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है वैसे, कुछ इस तरीके का देखो, कुछ इस तरीके का, देखो कुछ इस तरीके की फिश होती है, ठीक है, शार्क वाली। और इनका जो माउथ हो रहा है, ये देख रहे हो, ये टर्मिनल साइड पे नहीं है। देखो अगर यहाँ पे माउथ होता तो ये टर्मिनल होता, बट इनका माउथ कहाँ पे है, नीचे साइड में। ये वाला वेंट्रल साइड, ये वाला क्या है, डॉर्सल साइड। तो इनका जो माउथ होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे होता है। और इनके अंदर ऐसे टीथ लगे हुए होते हैं, ठीक है, होमोडोंट टीथ लगे हुए थे, अलग अलग वाले, सही है। फिर इनके पास कितने गिल स्लिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 5 से 7 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 5 से 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ऐसे देखा होगा। अगर आप लोग शार्क देखिए ना, तो आप लोग ने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि गिल स्लिट्स है। और यहाँ पे कोई भी इसकी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, मतलब यहाँ पे विदाउट ओपेरकुलम, ठीक है, इनके ऊपर कोई ऐसी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, ऐसे कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, समझ रहे हो। कभी शार्क का फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद इनके पास बच्चों एयर ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। एयर ब्लैडर मतलब क्या, देखो फिशेस के अंदर जनरली जो नॉर्मल फिशेस होती हैं आपकी ऑस्टियोकाइथिस, उनके अंदर एयर ब्लैडर देखने के लिए मिलता है। तो एयर ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जनरली फिश क्या करती है, अपने बॉडी में एयर भरती है, ठीक है। एयर क्या करेगी, इनटेक करेगी, जिसकी वजह से ना वो ऊपर जा सकती है। जैसे बायोन फोर्स लगता है ना, बायोन फोर्स लगता है पानी के अंदर में, सही है। तो बायोन फोर्स क्या करता है, आपके वेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से आप ऊपर चले जाते हो। सिमिलरली इनके पास भी क्या होते हैं, एयर ब्लैडर। इनके पास नहीं होते, जो नॉर्मल फिशेस हैं, जो बोनी फिशेस हैं, उनके पास होते हैं एयर ब्लैडर्स। तो वो क्या करते हैं, जनरली अपने बॉडी में एयर ब्लैडर भर लेते हैं, और वो थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, थोड़े से नीचे चले जाते हैं, मतलब जिन भी सरफेस में उनको स्विम करना है वो कर सकते हैं, बट इनके पास नहीं होता। दैट्स व्हाई इनको, ये जो फिशेस है ना, इनको हमेशा मूव करना पड़ता है। अगर ये कहीं भी मूव करना बंद कर देंगे, अगर ये चलना बंद कर देंगे, तो वहीं पे सिंक हो जाएंगे। ये समझ में आ रही बात। तो इनको अगर सिंक नहीं होना, नॉर्मली चलना है, तो इनको हमेशा क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इनके पास एयर ब्लैडर क्या होते हैं, एब्सेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन की बात कर ले। रिप्रोडक्शन के लिए एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्लास्पर बोलते हैं। एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पर। समझ रहे हो, एक पीनस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पर। ये क्या करेगा, अपने जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम में बोल सकते हैं, या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेगा, एंटर करेगा, समझ रहे हो। तो फीमेल क्या करेगी, अपना ओवम रिलीज करेगी, ठीक है। ये क्या करेगा, उसके बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगा, स्पर्म्स इंजेक्ट कर देगा, उसके बॉडी में से स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे। फिर ये आगे चल के ये स्पर्म क्या होंगे, इसके साथ मिलेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। अब इसका जो फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब कहाँ हुआ, वो बॉडी के अंदर हुआ। तो दैट्स व्हाई
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इस जो यहाँ पे जो एग फॉर्म हुआ है, जैसे फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ, एग फॉर्म हुआ, सही है, और ये जाइगोट भी कहाँ रहेगा, उसके बॉडी के अंदर ही रहेगा। मतलब जब उनके बॉडी से डायरेक्ट एक बेबी शार्क निकलता है, मतलब दे आर विविपैरस, दे आर विविपैरस इन नेचर। विविपैरस समझते हो ना, ठीक है, विविपैरस, क्लियर है। तो रिप्रोडक्शन में भी समझ में आ गया, मेल अलग है फीमेल अलग है, वो तो आप लोग को पता ही है, सही है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज ऑस्टियोथाइकस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोथाइकस। दे आर द बोनी फिश, दे आल्सो नोन एज बोनी फिश। बोनी फिश मतलब क्या, मतलब ऐसे फिशेस बच्चों जिनके पास बोन्स प्रेजेंट है, जिनके पास क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। बोन मैंने आप लोगों को बताया था, जिनका एंडोस्केलेटन, ठीक है, जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। ये आप लोग को फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, मरीन वाटर में मिलेगी। शायद ये बताना भूल गया मैं यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर द एक्सक्लूसिवली मरीन। हाँ बताया था मैं, मुझे लगा मैं बताना भूल गया, एक्सक्लूसिवली मरीन, सही है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, दीज आर मरीन, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ये आपको मरीन वाटर में भी मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। दे हैव द साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल मतलब क्या, इनके पास देखो ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं, ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर में स्केल्स होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में, सही है। फिर दे हैव द टर्मिनल माउथ, सिंपल सी बात है। टर्मिनल कैसा, ऐसा देखो, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा माउथ होता है इनका। तो दे हैव द टर्मिनल माउथ, टर्मिनल साइड पे इनका माउथ प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद दे हैव द 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। इनके पास कितने पेयर होते हैं, देखो जितने भी दिए हुए हैं नाम, चाहे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसके पहले, ठीक है, उसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 5 से 10 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोमेटा में। तो जितने भी दिए हुए हैं उसके नंबर एक बार याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर आप ये एग्जाम में पूछोगे और एग्जाम में लिखोगे ना, तो काफी अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, सही है। तो ये जरूर से याद रखना, दैट इज 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। और एक नई चीज आ गई है यहाँ पे, दैट इज ओपर्क्युलम, ठीक है। मतलब इनका गिल स्लिट्स तो होता है पर वो दिखता नहीं है। मान लो इसके ऊपर गिल स्लिट्स हैं, ऐसे गिल स्लिट्स हैं, तो इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहेगा यहाँ पे, जैसा आप लोग देखा होगा ना नॉर्मल फिशेस में, जो इसके ऊपर क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। मतलब इसका गिल स्लिट्स आपको ऊपर से दिखेगा नहीं बच्चों, समझ में आ रही बात। मतलब इसका गिल स्लिट्स कवर रहता है। नॉर्मल शार्क का गिल स्लिट आपको दिखेगा, पर इसका गिल स्लिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो ऊपर से कवरिंग प्रेजेंट होती है, सही है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपर्क्युलम, ओपर्क्युलम। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर। मतलब ये अपने मन चाहे जगह पे, चाहे ऊपर थोड़ा सा तैर ले, चाहे थोड़ा नीचे जाके तैर ले, थोड़ा एयर रख सकते हैं अपने बॉडी में। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो दे हैव द एयर ब्लैडर इन देयर बॉडी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा, सही है। इसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग ने देखा, इसके पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन इनके पास कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, कोई भी पीनस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स व्हाई दे हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मेल फिश है, यहाँ पे एक मेल फिश है, ठीक है, और दूसरा एक फीमेल फिश। समझ रहे हो, इसने क्या किए, अपने ओवम रिलीज कर दिए, और मेल फिश ने क्या किए, अपने स्पर्म रिलीज कर दिए, ठीक है। आपने क्या किया, स्पर्म रिलीज कर दिए। अब ये स्पर्म क्या करेगा, जाके इसके साथ, अब इसके पता है ओवम बहुत सारे रिलीज होते हैं, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओवम रिलीज होते हैं, बहुत सारा अमाउंट में रिलीज होता है। बट मोस्ट ऑफ द जितने होते हैं ना, वो प्रेडेटर द्वारा या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म द्वारा खा लिए जाते हैं, सही है। तो बचते बहुत कम है, जिसके वजह से बहुत ही कम फिशेस यहाँ पे डेवलप हो पाते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बाहर फर्टिलाइजेशन होगा और बाहर ही सेल बनेंगे, सही है। सो दे हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दे हैव द डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब कोई लार्वा वार्वा नहीं बनने वाला, सो दे हैव द डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने मिलता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, रोहू ले लो, कटला ले लो, मतलब जितने भी आसपास आपके फिश देखते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, इनके अंदर आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और होता है सी हॉर्स करके आता है, ठीक है, वो भी इनका एग्जाम्पल है।
क्लियर है? सो आई होप आप लोग को दोनों क्लास, आपकी जो क्लास स्पाइसेस है, सुपर क्लास स्पाइसेस है, वो समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको टेट्रापोडा सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेट्रापोडा के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, दैट इज आपका सबसे पहला क्या है, एम्फीबियंस है, रेप्टिलिया है, एप्स है, मैमल्स है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म करने की, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है। क्लियर है? सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ नई नई चीजें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।